हेलो दोस्तों। एससीएमपी का एग्ज़ाम आप देकर आ गए हो। बहुत बार मैं जब नेक्स्ट सेम डे रिव्यू लाता हूँ ना तो स्टूडेंट्स बहुत बार परेशान करते हैं, परेशान हो जाते हैं। कुछ बोलते हैं तुरंत बताइए, कुछ बोलते हैं नहीं सर आप एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद ही बताइए। तो आज मैं थोड़ा डिफरेंट तरीका से आपसे बात करूँगा जिससे कि आप सबको कोई दिक्कत ना आए। बेसिकली आपको एक ओवरव्यू बता देता हूँ पेपर में क्या है। मैं कोई भी आंसर यहाँ पे डिस्कस नहीं करूँगा। आपको बताऊँगा पेपर का लेवल क्या है, कहाँ से आया और किस तरह की प्रिपरेशन की आवश्यकता थी। और रहा आंसर का बात, तो आंसर के लिए मैं इस पर्टिकुलर सेशन का नाम दे रहा हूँ ओपन फोरम। तो ओपन फोरम में आप कमेंट्स में मेरे साथ आंसर जो आपको डाउट है या फिर जो आपको पूछना है कमेंट्स में बात करेंगे। और उस कमेंट्स का रिप्लाई आप भी कर सकते हैं, आपके दोस्त भी कर सकते हैं। आपका एग्ज़ाम अगर फ्यूचर में है, जैसे आने वाले टर्म में नवंबर में है या उसके नेक्स्ट टर्म में है, और आपको सब्जेक्ट का थोड़ा आइडिया है तो आप भी आंसर कर सकते हैं किसी और का, और जब आप फुर्सत में आए तब आप आंसर करिएगा। और जब मुझे टाइम मिलेगा तो मैं भी आपके कमेंट में रिप्लाई कर दूंगा। तो हम लोग जो भी आंसर वाला पार्ट है वो कमेंट में डिस्कस करेंगे। आपका व्यू पॉइंट्स कमेंट्स में हम सुनना चाहेंगे, आपका क्वेश्चन सुनना चाहेंगे, आपका एग्ज़ाम कैसा गया ये हम कमेंट्स में जानना चाहेंगे। तो कमेंट में मुझे बताना मत भूलिएगा कि आपका कैसा गया, कौन सा क्वेश्चन में क्या आपको डाउट है, कौन सा क्वेश्चन कहाँ से आया। आप अपना जो मनो विचार है, मन का बात है, वो मेरे साथ कमेंट्स में पहुँचाएं। ठीक है। सो आइए, ये फर्स्ट क्वेश्चन जैसे अगर आपको दिख रहा है, सामने सामने दिख रहा है ऐसे TQM। ऑल राइट। बहुत बड़ा क्वेश्चन है, जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूँ फर्स्ट क्वेश्चन एकदम वो आ जाता है बहुत लंबा चौड़ा सा। तो उसको लेके अगर हम फर्स्ट में ही घुस जाएंगे तो डिस्करेज हो जाएंगे। आप देखिए कितना पेज तक चल रहा है, 4 पेजेस तक चला। तो 4 पेजेस तक का क्वेश्चन को पढ़ने में भी तो टाइम जाएगा। सो इट इज़ बेटर कि आप इसको लास्ट में करें और पहले कोशिश करें कि आपको जो छोटा छोटा चीज़ आता है वो कर लें। ये मैं हमेशा बोलता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 1 के लिए वापस मेरा व्यू तो वही रहा। ठीक है। तो इसमें एक स्ट्रेटजिक पोजीशन एनालिसिस पूछ लिया है जो चैप्टर 1 में हम लोग सुनते हैं। एक 6 C's ऑफ TQM। नॉर्मली उतना इम्पोर्टेंट नहीं होता है बट है तो है, क्या करेंगे। तो उसके बारे में यहाँ पे पूछा। फिर आपको रिकमेंडेशन फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ 6 सिग्मा आपको पूछ रहा है कि यहाँ पर ये लिखना चाहिए कि नहीं लिखना चाहिए। तो ये सब में 6C तो फिर भी चलो स्ट्रेट है, बट बाकी दो आप देख रहे हैं ना किस तरह का क्वेश्चन है। फिर एट विच फेज लाइफ साइकिल ये कंपनी अपना प्रोडक्ट को लेके रखा है, और यूजेस ऑफ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल आपको लिख के देना है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन देखो, यूजेस ऑफ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल बोल के आ गया। ऐसा प्लानिंग टूल, एनालिसिस टूल, ये सब था। हालांकि मेरे को आंसर नहीं बोलना है बट फिर भी कभी कभी निकल जाए तो माफ़ करिएगा। और एक देखो ये, फिर चेंज इज द लॉ ऑफ वर्ल्ड, स्टेट दिस वर्ड इन कॉन्ट्रास्ट ऑफ इन दिस सिचुएशन। तो ये आपको मतलब कंसेप्चुअली लिखना पड़ेगा। तो ये देखो कंसेप्चुअल क्वेश्चन में आप देखिए, ये अपना यहाँ पर आया एक, ये आया एक। विच फेज ऑफ लाइफ आपको खोज के निकालना है। 3 स्ट्रेटजिक पोजीशन कहाँ पे कंपनी स्टैंड करता है ये। तो डायरेक्ट क्वेश्चन क्या था, बस 6 C's ऑफ TQM। इसको बॉक्स किया। डायरेक्ट क्वेश्चन क्या था, यूजेस ऑफ लाइफ साइकिल। बाकी सब क्या आ गया, मतलब 6 C's ऑफ TQM में 6 3 9, तो बाकी 11 मार्क का क्या आ गया, पूरा कंसेप्चुअल। क्वेश्चन नंबर 1 हमेशा ऐसे ही आता है, इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ इसको लास्ट में करो। क्वेश्चन को ठीक से पढ़ोगे तो क्लिक कर जाएगा आपको पार्ट A भी और पार्ट D का जो विच फेज है वो भी, और इम्प्लीमेंटेशन ऑफ 6 सिग्मा रिकमेंडेशन देना है। तो ये सब क्लिकेबल है, मतलब ये सब क्या है कि अब आपका समझा हुआ है तो फिर आपको क्वेश्चन के फैक्ट्स के हिसाब से लिखना है। तो दिस इज़ द क्वेश्चन। सो आई विल रेट दिस क्वेश्चन एज अ गुड क्वेश्चन। आई विल नॉट रेट दिस एज अ वेरी इजी क्वेश्चन। जैसे मैं नॉर्मली ABC कैटेगरी में जो कैटेगराइज करता हूँ, C मतलब बहुत आसान, B मतलब ट्रिकी, A मतलब बहुत ट्रिकी, तो मैं इसको A में कैटेगराइज करूँगा। मतलब ये क्वेश्चन थोड़ा सोच के करने वाला क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है कि बस कोई एक ही ट्रिक है, बहुत सारा चीज़ है इसमें। तो A कैटेगरी का क्वेश्चन है जिसको आपको हमेशा लास्ट की तरफ ही करना चाहिए। सेकेंड नंबर 2A, ये JIT परचेज का इजी क्वेश्चन आया है, इसको मैं C कैटेगरी में डालूंगा। इसको मैं C कैटेगरी में डालूंगा। हालांकि मैंने कोई यहाँ पे अंदर का एडजस्टमेंट्स को भी नहीं देखा है,
अगर आपको इससे रिलेटेड कोई सवाल पुटअप करना है, कमेंट में आइए ना, बात करते हैं। आप भी पुट करेंगे तो हम भी थोड़ा और नज़र अच्छे से डाल लेंगे और रिप्लाई कर देंगे, और आप भी किसी और के कमेंट्स में रिप्लाई कर सकते हो, हम भी किसी, है ना। मतलब इस तरह से ओपन फोरम में डिस्कस करते तो और मज़ा आएगा। और आप ऐसा नहीं कि अभी कभी करो, एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएगा तब आप करो, अभी कभी कुछ मत करो। अभी आप आराम से अपना आगे पे फोकस करो, नेक्स्ट पेपर पे फोकस करो। और अभी मेन आपका आइडिया होना चाहिए कि हम किस तरह से अपना आगे का एग्ज़ाम को अच्छा करें। जब फ्री हो जाएं, है ना, तब मन में आता रहता है ना क्या गया कैसा गया असेस करने का, तब उस समय आप इस वीडियो पे आ जाइएगा। और इसमें एक एक क्वेश्चन को लेके आपको जो अपना व्यू पॉइंट्स देना आप ज़रूर दीजिएगा। हम लोग सब मिल के एनालाइज करेंगे और फिर एक दिन आराम से फुर्सत से पूरा पेपर का डिटेल्ड सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है। तो इसमें भी मुझे लगता है जैसे एडवाइस ऑन एप्लीकेबिलिटी ऑफ कंपनी रिगार्डिंग इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जस्ट इन टाइम, जो बहुत ईजी है, वो 4 ही मार्क का है। फिर ये देखो, एक नेसेसिटी ऑफ ओवर टाइम कॉस्ट टू बी इनकर्ड टू रिड्यूस स्टॉक आउट, ये एक अच्छा चीज़ आ गया। अगेन वो क्वेश्चन को पढ़ने से कैप्चर हो जाएगा। फिर फैक्टर्स दैट द मैनेजमेंट नीड्स टू कंसिडर बिफोर इम्प्लीमेंटिंग जस्ट इन टाइम सिस्टम, तो वही सप्लायर रिलायबिलिटी के ऊपर आपको काम करना पड़ता है, तो उसी को सजा के लिखना पड़ेगा। अब देखिए हर क्वेश्चन में ना जो 50% पार्ट है, मतलब जैसे प्रीवियस में भी और इसमें भी, अब देखिए 50% पार्ट जो आ रहा है वो आ रहा है आपका कॉन्सेप्ट ओरिएंटेड। जैसे ये फिर भी मैं बोलूँगा इजी था, बट ये वाला जो था ना ये आपको, अब देखिए एप्लीकेशन ओरिएंटेड आ गया, रेकमेंड फैक्टर्स बिफोर इम्प्लीमेंटिंग। बट हाउएवर इस तरह का क्वेश्चंस में अपने पहले किए हुए, तो ये मैनेजेबल है। मुझे ये नहीं लगा कि ये नहीं मैनेजेबल है, तो ये 2A को मैं C कैटेगरी में डालूंगा। अब 2B का जो है ये क्वेश्चन स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का क्वेश्चन है, ठीक है। अब ये ओल्ड सिलेबस का क्वेश्चन है, क्लासेस में कराते थे जब अपने पुराने बैचेस में पढ़ाते थे। ओल्ड सिलेबस का कितना कराएं, यही बात है, ठीक है। पुराने बैचेस में तो कराते थे, ओल्ड सिलेबस से कोई ना कोई एक क्वेश्चन हमेशा 10 से 20 मार्क का कोई ना कोई एक तो पूछ लेता है। अब उसके चक्कर में कितना ओल्ड सिलेबस का क्वेश्चन करें आप। ओल्ड सिलेबस मतलब आप समझ रहे हैं, जो इसके पहले जो इंस्टीट्यूट मैट होता था ओल्ड सिलेबस का, उससे तो कितना कराएं, यही क्वेश्चन आता है। तो समझ नहीं आता, और इंस्टीट्यूट भी क्यों वहाँ से उठा के एक तो क्वेश्चन डाल रहा है। देर इज़ नथिंग, मतलब टू बी आस्क्ड फ्रॉम दैट लेवल। जब आप प्लानिंग ऑपरेटिंग और इतना एनालिसिस ओरिएंटेड जा रहे हो, तो फिर क्यों ओल्ड सिलेबस से क्वेश्चन डाल रहे हो, ये मैं अभी भी समझ ही नहीं पा रहा हूँ। तो हम लोग जब ओल्ड से पढ़ रहे थे तब इंस्टीट्यूट बोल रहा था हम नया नया पूछेंगे, तब ओल्ड से एक भी नहीं पूछता था। अब जब हम सारा न्यू से पढ़ रहे हैं, न्यू स्टडी मटेरियल से पढ़ रहे हैं, तो इंस्टीट्यूट बोलता है हम ओल्ड से भी एक ठो पूछेंगे। ये तो जास्ती है। तो ये ओल्ड सिलेबस का क्वेश्चन है, जैसा मैं आपको बोल रहा हूँ, हम लोग क्लास में कराते भी थे पुराने बैचेस में। तो स्टूडेंट्स बोलते थे जब ओल्ड कराते थे तो सर ओल्ड मत कराओ, वो तो आता नहीं, इंस्टीट्यूट मैट में दिया हुआ नहीं है, आप कहाँ कहाँ से ला के करा रहे हो। और एक्चुअली सच बात है कि कितना सारा कराएं, ये तो क्वेश्चन तो उठता ही है। ओल्ड में इतना सारा है, इंस्टीट्यूट कौन सा पूछेगा, कोई ठीक नहीं है। उसमें दिमाग चल गया तो चल गया, नहीं चल गया तो नहीं चल गया। हर टर्म, पिछले टर्म भी टारगेट कॉस्टिंग का क्वेश्चन आ गया, इस टर्म ये स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का क्वेश्चन आ गया, ठीक है। ये क्वेश्चन मतलब किया हुआ नहीं होना तो होता नहीं है मेरे हिसाब से। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन पहले नहीं किया हुआ है तो हो ही नहीं सकता आपसे, क्योंकि इसमें एक ट्रिक है, और वो ट्रिक मतलब कॉमन सेंस से निकलेगा ही नहीं। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है 10% ऑन सेल्स है, और कितना कमीशन देते हैं हम लोग 10% ऑन सेल्स, और कितना कमीशन दिए वो है। तो कमीशन इज 10% ऑन एक्चुअल सेल्स, तो इससे एक्चुअल सेल्स आ जाएगा। ये एक्चुअल सेल्स निकाला जा सकता है इससे डिवाइड बाई 10% करके, बिकॉज दिस इज इक्वल टू 10%। फिर एक्चुअल सेल्स में आप एडजस्ट करोगे सेल्स वैल्यू वेरिएंस। सेल्स वैल्यू वेरिएंस विल बी सेल्स प्राइस वेरिएंस प्लस सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस। तो ये दोनों को जोड़ के आएगा तो ये आ जाएगा बजटेड सेल्स। बजटेड सेल्स में माइनस करोगे बजटेड कॉस्ट, जो यहाँ पे दिया हुआ है, कॉस्ट ऑफ सेल्स टारगेट फिक्स्ड, दैट मीन्स दिस इज योर बजटेड कॉस्ट। तो ये आ जाएगा बजटेड प्रॉफिट। यहाँ तक बहुत बच्चे करके आए भी होंगे जिन्होंने अटेम्प्ट करने की कोशिश किया होगा, कंसेप्ट है तो यहाँ तक तो कर लेंगे। अब बजटेड प्रॉफिट से क्वेश्चन में बोला है अमाउंट ऑफ सेल्स टारगेट फिक्स बताओ, वो तो आपने बता दिया। सेल्स टारगेट फिक्स मतलब बजटेड सेल्स बताओ। फिर एंड एक्चुअल कंट्रीब्यूशन अर्नड, ये ट्रिकी है। अब इसमें प्रॉफिट वेरिएंस एडजस्ट करना पड़ेगा, टोटल प्रॉफिट वेरिएंस, ठीक है। टोटल प्रॉफिट वेरिएंस एडजस्ट करेंगे
तो ही आपका एक्चुअल प्रॉफिट आएगा। वो प्लस होगा कि माइनस होगा वो भी एक सोचना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे एक्चुअल से बजट में जा रहे हैं, यहाँ पे बजट से एक्चुअल में आ रहे हैं। तो एडवर्स फेवरेबल को ध्यान दे के सोचना पड़ेगा कि वो प्लस होगा कि माइनस होगा। अब जो टोटल प्रॉफिट वेरिएंस आ रहा है ना, ये टोटल प्रॉफिट वेरिएंस में आता है प्रॉफिट प्राइस प्लस प्रॉफिट वॉल्यूम। तो यही इस सम का ट्रिक है। प्रॉफिट प्राइस वेरिएंस तो आपको ये पता होगा, सेल्स प्राइस और प्रॉफिट प्राइस एक ही होता है। तो सेल्स प्राइस प्रॉफिट प्राइस एक ही होता है बोलकर आप यहाँ पे इक्वल टू सेल प्राइस वेरिएंस डाल दोगे। बट प्रॉफिट वॉल्यूम वेरिएंस कैसे आएगा, तो दिया हुआ ही नहीं है। प्रॉफिट वॉल्यूम वेरिएंस के लिए ही इस सम का ट्रिक है जो मैं बोलता हूँ, ये किया हुआ नहीं होने से होता नहीं है। प्रॉफिट वॉल्यूम वेरिएंस का यहाँ पे एक रिलेशनशिप बनाना पड़ता है। प्रॉफिट वॉल्यूम वेरिएंस होता है नॉर्मली AO माइनस BO इंटू स्टैंडर्ड प्रॉफिट पर यूनिट। स्टैंडर्ड प्रॉफिट कैसे आएगा, बजटेड प्रॉफिट बाई बजटेड आउटपुट करके। तो इसको रिलेट कर सकते हैं सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस से, जो आता है AO माइनस BO इंटू बजटेड सेल्स बाई बजटेड आउटपुट होगा, यानी कि स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस। इन दोनों का अगर हम रेशियो बना देंगे, इफ दिस बाई दिस करके एक रेशियो बनाएंगे LHS और RHS को, तो AO BO कट जाएगा, BO BO कट जाएगा। तो यू कैन से प्रॉफिट वॉल्यूम वेरिएंस इज इक्वल टू, अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस इनटू बजटेड प्रॉफिट बाय बजटेड सेल्स। तो बजटेड प्रॉफिट हम लोग को यहाँ मिल चुका है, बजटेड सेल्स मिल चुका है, इससे प्रॉफिट वॉल्यूम वेरिएंस आएगा, और उस प्रॉफिट वॉल्यूम वेरिएंस से टोटल प्रॉफिट वेरिएंस आएगा, फिर एक्चुअल प्रॉफिट आएगा। अब इसके हिसाब से क्वेश्चन में बोल रहा है रैंकिंग करना है, एक बार कॉन्ट्रीब्यूशन अर्न के हिसाब से, एक बार अचीवमेंट ऑफ सेल्स टारगेट के हिसाब से, और सेल्स मार्जिन अचीव्ड अगेंस्ट टारगेट मार्जिन के हिसाब से। तो ये ये पैराग्राफ न्यूली ऐड कर दिया जो पहले ओल्ड सिलेबस में नहीं होता था, बट उसके हिसाब से एनालाइज करना है परफॉर्मेंस और बताना है कौन बेस्ट परफॉर्मर है जिसका 4+1 मार्क्स है। मेन चीज़ था इसमें प्रॉफिट वॉल्यूम वेरिएंस को क्रैक करना। अब ये ओल्ड सिलेबस वालों का जिनका किया हुआ वो कर लेंगे, अब नहीं किया हुआ तो ये क्लिक नहीं कर सकता। समझ लीजिए ये एक रिस्क क्वेश्चन था स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, और हम लोग ओल्ड सिलेबस का कितना पढ़ेंगे, उसमें हजारों क्वेश्चन है यार, कितना करके जाएंगे, नहीं पॉसिबल था मेरे हिसाब से। तो जो हुआ सो हुआ, ठीक है। बहुत बच्चों ने स्टैंडर्ड कॉस्टिंग हमेशा से ऐसे ही सोचा हुआ कि यार स्टैंडर्ड कॉस्टिंग तो छोड़ के ही जाना है, तो ऐसा तो होता ही है, तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग ऑप्शन में निकालते ही हैं, बहुत बच्चों का हालत वही है। खैर, तो मुझे जो लगा वो मैं आपको बता दिया। अब ये आप सोच पाए नहीं सोच पाए मुझे कमेंट में बताइएगा, ठीक है। अब आप मुझे कमेंट में ये भी बता सकते हैं कि आपको कंट्रीब्यूशन अर्न, आपने अगर ये कर लिया था तो कंट्रीब्यूशन अर्न के हिसाब से कौन सा बेस्ट परफॉर्मर लगा, अचीवमेंट ऑफ सेल्स टारगेट के हिसाब से कौन सा बेस्ट लगा, सेल्स मार्जिन अचीव्ड अगेंस्ट टारगेट मार्जिन के हिसाब से आपको कौन सा बेस्ट लगा, ठीक है। तो यू एनालाइज एंड टेल मी, हम लोग कभी डिटेल में बाद में बात करेंगे, बट कमेंट में शेयर करते रहेंगे। 3 नंबर क्वेश्चन ये CPA कस्टमर प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस का क्वेश्चन है, जो एकदम इजी क्वेश्चन है, सभी को करने का कोशिश किए होंगे, ठीक है। इसमें इवैल्यूएट करने बोला है कस्टमर प्रॉफिटेबिलिटी बाय कैलकुलेटिंग टोटल प्रॉफिट एज वेल एज प्रॉफिट पर यूनिट। बहुत बच्चों का इस पर ध्यान नहीं जाता है, दोनों निकालना होगा तभी मार्क्स मिलेगा, ठीक है। और इंटरप्रेट फॉर ईच कस्टमर, तो वो इंटरप्रिटेशन ऑलरेडी आपको रिवीजन के समय भी याद करवाया था, आपको बताना पड़ेगा कि कौन सा कस्टमर ज़्यादा प्रॉफिटेबल है। फिर बोल रहा है 3 फंडामेंटल एस्पेक्ट्स ऑफ CRM, आपको याद है ना, कोलैबोरेटिव, ऑपरेटिव, एनालिटिकल। फिर 2 बेनिफिट्स ऑफ CPA, कंस्ट्रक्टिव डायलॉग और डिसकंटिन्यू द ओल्ड, दो नॉन प्रॉफिटेबल, रेलिवेंस ऑफ कस्टमर प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस इन रेफरेंस टू बैंकिंग एंड होटल सेक्टर। अब क्या ये एक नया चीज़ आ गया मेरे हिसाब से, ये D नंबर, देखो इसमें बच्चे ने टिक भी नहीं मारा हुआ है। ऐसा हर एक जगह कोई ना कोई एक ऐसा चीज़ घुसा ही रहा है कि इसमें अब क्या लिखे सोचना पड़ेगा। तो इंस्टीट्यूट ऐसा सा क्वेश्चन पूछ रहा है जो मजबूर कर रहा है आपको, बाकी ABC फिर भी हैंडल कर लिया कोई भी, लेकिन फंसा दिया आपको यहाँ पर D में। कुछ ना कुछ आ ही रहा है 50%, जैसे अगर टोटल क्वेश्चन कितना मार्क, 8 से 14 2 16 4 20 20 में, इसमें चलो फिर भी 4 मार्क, 20% ही इसमें ऐसा आया, बाकी तो फिर भी किया हुआ में से आया। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये थ्रूपुट अकाउंटिंग का, ये 3 नंबर पूरा 20 मार्क का था, चलो गुड। 3 नंबर फिर भी करने लायक था, बहुत लोग किए ही होंगे। 4 नंबर ये थ्रूपुट अकाउंटिंग का क्वेश्चन है, इसमें स्कैरसिटी ऑफ मशीन आवर्स बोल दिया है, और थ्रूपुट अकाउंटिंग में थ्रूपुट कंट्रीब्यूशन है, मशीन आवर्स स्कैर्स है, तो थ्रूपुट कंट्रीब्यूशन बाई
आवर्स करोगे तो थ्रूपुट कंट्रीब्यूशन पर आवर आ जाएगा। टोटल फैक्ट्री कॉस्ट दिया हुआ है, टोटल आवर्स आपको दिया हुआ है, और आपने कमिटमेंट लिया हुआ है डीवी का 2500 यूनिट टू अल्फा लिमिटेड एज पर अ कोर्ट जजमेंट विच कैन नॉट बी डिनाइड। तो रैंक द प्रोडक्ट्स, ठीक है, यूजिंग थ्रूपुट अकाउंटिंग एंड प्रिपेयर अ स्टेटमेंट शोइंग ऑप्टिमल मिक्स। तो सबसे पहले आप कमिटमेंट को पूरा करके फिर बाकी का जो आवर्स है वो रैंक के हिसाब से अलॉट कर देंगे। ईजी क्वेश्चन है। नाउ वेदर कोर्ट जजमेंट हैज अफेक्टेड द ऑप्टिमम प्लान ऑफ प्रॉफिट, यस, उससे आपको बताना होगा कि आपको अगर ये नहीं कंपलसरी बनाना पड़ता तो आप नया ऑप्टिमम मिक्स क्या बनाते और उससे क्या प्रॉफिट आता और अभी क्या प्रॉफिट आ रहा है, तो कर लेंगे। 3 ऑपरेशनल मेजर्स ऑफ थ्योरी ऑफ कांस्टेंट, ये फिर भी इजी है। इसमें थ्रूपुट कंट्रीब्यूशन होता है, एक होता है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और तीसरा होता है इन्वेस्टमेंट। ये तो किया हुआ आप लोग का। आई थिंक दिस वाज मैनेजेबल क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन, सी कैटेगरी क्वेश्चन, थ्रूपुट अकाउंटिंग, थ्रूपुट का क्वेश्चन है। और ये 3 नंबर जो है ये मेरे को लगता है बिकॉज ऑफ डी नंबर ये बी कैटेगरी क्वेश्चन हो गया है ना। फिर ये वाला जो था स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का, ये भी बी कैटेगरी क्वेश्चन था, क्योंकि इसमें बहुत बच्चों को आधा पार्ट आ जाता है, आधा पार्ट नहीं आ पाता है। और ये वाला जो क्वेश्चन था जेआईटी परचेज का, वो सी कैटेगरी का क्वेश्चन था, वो इजी क्वेश्चन था, ठीक है। तो ए बी सी मार्किंग एक्चुअली हम लोग ये पहला 15 मिनट में कर लेते हैं। नेक्स्ट आ रहा है इफेक्ट ऑफ बजट डिफिकल्टी ऑन परफॉर्मेंस, ये इजी था, हाई भी नहीं होना चाहिए, बहुत इजी भी नहीं होना चाहिए, और एक मॉडरेट होना चाहिए, ऐसा करके आपको लिखना है। और इसके बारे में जितना याद हो सब उगल दिया जाएगा, और क्या है। तो ये सी कैटेगरी था। और में अगर आप जाएंगे तो साइकिल टाइम, डिलीवरी साइकिल टाइम, ये सब निकालने का जो चक्कर है, इसमें नॉर्मली हम लोग का हैबिट होता है मैन्युफैक्चरिंग साइकिल टाइम में निकालने का, जिसमें हम सारा टाइम को जोड़ देते हैं। बट इस बार एक नया कर दिया कि दोनों को अलग अलग पूछ लिया, डिलीवरी साइकिल टाइम और मैन्युफैक्चरिंग साइकिल टाइम। तो इसमें एक चीज़ एलिमिनेट होके आएगा, मतलब इतना सारा टाइम में से कोई एक चीज़ एलिमिनेट करना पड़ेगा। ये सब इंस्टीट्यूट मैट में भी दिया हुआ है। नॉर्मली क्या होता है, ये वेट टाइम को लेके पंगा है। अगर आप वेट टाइम को इंक्लूड कर दे तो डिलीवरी साइकिल टाइम बन जाता है, और वेट टाइम को आप एक्सक्लूड कर देते हो तो मैन्युफैक्चरिंग साइकिल टाइम बन जाता है। तो डिलीवरी साइकिल टाइम इज इंक्लूडिंग वेट टाइम, और ये हो जा रहा है एक्सक्लूडिंग वेट टाइम, बस यही आपको ध्यान देना है। तो इस चीज़ पे उतना ध्यान नहीं जाता दोनों में क्या डिफरेंस है, तो वेट टाइम को लेकर ही सारा खेल था इसमें। ऑलराइट, तो ये फिर भी आई विल से कि अगर इसको लेके आपको कंफ्यूजन हुआ तो हो सकता है, बट उतना बड़ा लॉस नहीं कि एक ही मार्क का लॉस है एक्चुअली। ये भी मेरे हिसाब से सी कैटेगरी का क्वेश्चन था। फिर ओलिगोपॉली स्ट्रक्चर एंड वेरियस प्राइसिंग एंड नॉन प्राइसिंग स्ट्रेटेजी, ये थ्योरी के लिए पढ़ते हैं ओलिगोपॉली क्या होता है, ये भी सी कैटेगरी का क्वेश्चन, ठीक है। फिर 5A में अगर हम आ जाते हैं तो ये पूरा डिविजनल ट्रांसफ़र प्राइसिंग का सोच के करने वाला क्वेश्चन था, मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं था। ये बी कैटेगरी का क्वेश्चन था। इसमें वेरियस मेथड्स जो अपने टेबल पढ़े थे ट्रांसफ़र प्राइसिंग के वक्त, अपने टेबल पढ़े थे, मतलब अपने सेवियर बुक में भी था कि अलग अलग तरह का मेथड होता है, कॉस्ट बेस्ड, एक मार्केट प्राइस बेस्ड, एक नेगोशिएशन बेस्ड, और सबका एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस बिहेवियरल कॉन्सिक्वेंसेस भी होता था। सारा का पूछ लिया, अब कितना का बच्चा लिखेगा, ये क्वेश्चन है। अब एनी टू एनी थ्री बोला होता तो सही होता। परेशानी है कि ऑप्शंस अवेलेबल बोलकर इतना लिखना है ये क्लियर नहीं है। तो नेगोशिएटेड होता था, कॉस्ट बेस्ड होता था, मार्केट प्राइस बेस्ड होता था, जितना हो सके आप 3-4 शायद लिख कर आते। क्या होता है, अपना जजमेंट लगाकर भी एडवांटेज डिसएडवांटेज बिहेवियरल कॉन्सिक्वेंसेस है तो उसका 3 है ना, तो 8 का है तो 3 मेथड तो लिख ही सकते हो आप। ये चीज़ था, तो इसलिए मैं इसको बी कैटेगरी डाल दिया कि ये थोड़ा सा प्रैक्टिकल नहीं आया, थ्योरी आ गया। और ये वेदर ओपिनियन इज़ करेक्ट, ये भी केस स्टडी पढ़ के हैंडल करना था। नेक्स्ट ईएमए का ये एक इजी क्वेश्चन आया, मुझे ये सी कैटेगरी लग रहा है। आप इसको आराम से बस कैटेगराइज ही करना था तो ये कर सकते थे, इस तरह का क्वेश्चन किया हुआ है। तो मैं वेट करूँगा आपका कि आपने इसको किस में क्या कैटेगराइज किया। अभी डोंट वरी, बट पोस्ट मी कमेंट्स लेटर ऑन। एंड इन जिसमें जिनका एग्ज़ाम नवंबर में है मैं और उसके नेक्स्ट टर्म में है, मैं तो सजेस्ट करूँगा कि आप भी पार्टिसिपेट करो। सिलेबस करके रखा हुआ है तो एक बार इस बहाने ओवरव्यू लो, थोड़ा सा रिवीजन हो जाएगा।
Implementation of target costing technique requires intensive market research. Yes, it does require. तो ये भी application oriented बी कैटेगरी का क्वेश्चन है. इम्पैक्ट ऑफ टारगेट कॉस्टिंग ऑन प्रॉफिटेबिलिटी, ये भी बी कैटेगरी का क्वेश्चन है. इस तरह का स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं आया, बट बी कैटेगरी का क्वेश्चन है. अगर आप चाहो तो अपना पॉइंट्स जितना याद है आप लिख सकते. फिर ये 6A का देखो, ये इंटर में क्वेश्चन आता था, इंटर का क्वेश्चन है. ठीक है, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग का क्वेश्चन है, जो एक तरह से रेलिवेंट कॉस्टिंग या डिसीजन मेकिंग से कनेक्ट कर सकते हैं. और या फिर आप ऐसा बोल सकते हैं ये भी ओल्ड सिलेबस का ही क्वेश्चन है, इंटर में भी आता था. तो इसमें बस जैसा क्वेश्चन बोल रहा है उसके हिसाब से नया प्रॉफिटेबिलिटी निकालना है और ब्रेक इवन यहाँ पे निकालना होता है, विच इज टोटल फिक्स कॉस्ट बाई एवरेज कॉन्ट्रीब्यूशन पर पेशेंट करके आता है. तो ये तो ठीक है. ये यहाँ पे एक और सोचने का चीज़ ये है बी, ये दोनों फिर भी सिर्फ इनकम स्टेटमेंट करना है तो सी कैटेगरी का है. तो आपको यहाँ पे बता दिए कि किसको फिक्स लेना है किसको वेरिएबल लेना है, क्योंकि ये ब्रेक इवन निकालने में हेल्प करेगा. बट फिर भी ये क्वेश्चन किया जा सकता है. बट उसके साथ जो 6B का क्वेश्चन आ गया, आई थिंक 6 ही है ना, या 6B का जो क्वेश्चन आ गया, ये अगेन वो एथिकल प्रैक्टिस से लेकर एथिकल कंसिड्रेशन से लेकर आपको क्वेश्चन लिखना है, आंसर लिखना है. इस तरह का एक अपने किए हुए हैं, बट सेम नहीं है, थोड़ा कॉमन सेंस है. अगेन बी कैटेगरी का क्वेश्चन है, अगेन बी कैटेगरी का क्वेश्चन है. और KRK में जो यहाँ पे बैलेंस स्कोर कार्ड इम्प्लीमेंट करने का बात हो रहा है, देखो परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन से आप एकदम जी तोड़ मेहनत करके जाते हो, उसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन है, बट वो सबसे कुछ आया ही नहीं है. इसमें ये सब जो ऑब्जेक्टिव्स हैं इसको क्लासीफाई करना है और सजेस्ट अ मेजर फॉर ईच ऑब्जेक्टिव. ये फिर भी मैनेजेबल है, मुझे लगता है कि ये सोच के करने वाला क्वेश्चन है, इसलिए भी बी कैटेगरी का क्वेश्चन है. तो नॉर्मली क्या होता है ना, मैं हमेशा क्या सजेस्ट करता हूँ, पहले हमेशा क्वेश्चन पेपर को 15 मिनट में आपको ABC में बांट लेना चाहिए. तो जैसे ये क्वेश्चन आपको मेरे, जैसे मैंने सजेस्ट किया कैटेगरी का क्वेश्चन, तो हम सबसे लास्ट में करेंगे. सेकेंड नंबर है JIT परचेज सी कैटेगरी का, तो ये हम पहले कर सकते हैं. फिर ये बी कैटेगरी का, तो सी और बी एक साथ किया जा सकता है थोड़ा सोच के. हाँ, मेरे लिए बी है, क्योंकि स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में मेरे को लगा कि एक ही एडजस्टमेंट से क्रैक हो जाएगा, इसलिए. अब आपको वो एकदम क्लिक ही नहीं करेगा तो ये सम आपके लिए ए कैटेगरी का हो जाएगा, ये आपका किया हुआ नहीं है. तो ये CPA वाला बी मैंने इसलिए डाल दिया क्योंकि ये 4 मार्क का इसमें सोच के करने वाला है. बाकी फिर भी मतलब सी की तरफ झुकाव ज़्यादा है. मतलब हो सकता है आप CPA देख के अट्रैक्ट हो जाओ, इसको सी भी बोल दें, ऐसा भी हो सकता है, सी बोल सकते हैं आप. तो 3 नंबर में सी कैटेगरी भी बोल सकते हैं, ईजी बोल सकते हैं. पहला क्वेश्चन 3 होना चाहिए था मेरे हिसाब से आपका. 2 नंबर अगर स्टैंडर्ड कॉस्टिंग को ऑप्शन में निकालना है तो निकाल दीजिए. 4 में ये थ्रूपुट सी कैटेगरी का था, ये भी बजट वाला भी सी कैटेगरी का था, ये साइकिल टाइम भी सी कैटेगरी का था, ओलिगोपॉली भी सी कैटेगरी का था. तो 4 भी ईजी है. तो पहला क्वेश्चन करना था आपको 3, नेक्स्ट करना था 4, या पहले 4 या 3. फिर आपके पास ऑप्शन है कि बी सोच के करने का है. 5 नंबर बी, 5 नंबर में क्या है ना, देखो बी और सी कैटेगरी, तो फिर 5 नंबर कर सकते थे आप. तो पहले 3, फिर 4, फिर 5, फिर आप कर सकते हैं 6, ये वाला अगर आपको कैलकुलेशन करना आ रहा है तो. और उसके बाद लास्ट में करना चाहिए मेरे नज़र में ए को. तो इतना बड़ा क्वेश्चन ही है, उसमें जितना फिर क्या होता है ना, जो आ रहा होता है वही अपने लिखते जाते हैं. थोड़ा कोशिश करके शुरुआत में जो आता है उसको कर करा के टाइम बचा कर, फिर अपने आगे क्या करेंगे, जिसमें टाइम बच जाए उसके बाद अपने क्या करेंगे, जो बड़ा क्वेश्चन है जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1, उसको लास्ट में आराम से पढ़ते पढ़ते करते रहेंगे. कोशिश करके उस क्वेश्चन के लिए आपको 45-50 मिनट सेव करना चाहिए पूरा पेपर ख़त्म करके. उसके बाद उस पर जितना टाइम हो सके वो देते जाएंगे, क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते जितना उस पर्टिकुलर चीज़ से याद आ रहा है वो लिखते चलेंगे. जो जो डायरेक्ट चीज़ है वो डायरेक्ट में जैसा याद है वैसे लिखेंगे, और जो इनडायरेक्ट चीज़ है जो कनेक्ट हो रहा है जैसा जैसा वो लिखते जाएंगे. बाकी एग्जामिनर पे छोड़ दिया जाएगा. ओवरऑल मुझे लगता है ये एवरेज क्वेश्चन पेपर था, ना वेरी हार्ड ना वेरी इजी. बच्चे आराम से 85-90 तक का तो किए होंगे. फर्स्ट क्वेश्चन में ही थोड़ा उनका छूटा होगा क्योंकि लंबा क्वेश्चन है, और अगर पहला से ही शुरू किया तो कोई ना कोई क्वेश्चन छूट ही गया होगा. और हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ एक छोटा छोटा चीज़ था जिसको लेके कर तो रहे हैं, बट लग रहा है कि पूरा एक क्वेश्चन कंप्लीट हो रहा है कि नहीं, वो डाउट आ रहा होगा, जैसे कि मैंने आपको समझाया है ना. बट फिर भी डुएबल पेपर था अगर आपने मेहनत किया है प्रैक्टिकली और थ्योरेटिकली, तो
पास होने की दुआ आप आराम से कर सकते हैं, मतलब पास तो आप हो ही जाएंगे। मेरे को ऐसा नहीं लगता कि कोई फेल हो जाएगा इसमें। हाँ ये है कि 80-90 नंबर लाना थोड़ा सा टफ है, बट 60 तक भी आ सकता है, ऐसा नहीं। बहुत लोग ने 50 तक की भी अपनी कामनाएं रखी हैं। आप मुझे बताइएगा बाद में आराम से कमेंट में, मैं पढ़ूंगा आपके सबके कमेंट्स, ओके। चलिए तब तक आप कंसंट्रेट करिए आगे के एग्ज़ाम पर। और अगर आप फ्यूचर में एग्ज़ाम दे रहे हैं तो हमारा रिवीजन सिस्टम 11+1 डे का जो हम लोग यूट्यूब में लाइव स्ट्रीमिंग करते रहते थे टाइम टू टाइम, वो हमने अभी यूट्यूब में डाला हुआ है। कब तक रहेगा ये पता नहीं है। अगर आप कमिटेड हैं अपनी पढ़ाई करने के लिए और आप नेक्स्ट टर्म में पढ़ाई चालू कर रहे हैं, नेक्स्ट टर्म के लिए पढ़ाई चालू करें, तो फर्स्ट जो पढ़ाई होती है वो बहुत डीप में जाके करनी पड़ती है। उसके लिए हमारा रिवीजन सिस्टम का हेल्प लीजिए। वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है फॉर्म का, उस फॉर्म को भरिए और उससे गूगल क्लासरूम को ज्वाइन कर लीजिए। उसमें ज्वाइन करके सारा लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस मिल जाएगा, वो लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करिए। और एट द सेम टाइम एक चैप्टर एक दिन में उसमें रिवाइज कराया जाता है, वो रिवाइज करिए। डेडिकेटेड होकर पढ़िए। फर्स्ट रिवीजन माना जाता है रिवीजन सिस्टम का। उसके बाद सेकंड रिवीजन है, वो अपने से करना है, जिसमें हम लोग बोलते हैं आपको मॉक टेस्ट देना है। थर्ड रिवीजन है जिसमें हम लोग आपको बोलते हैं कि पूरा सिलेबस को एक बार और रिवाइज करना है, जो मॉक टेस्ट से सीखा और जो फर्स्ट रिवीजन में किया। फर्स्ट रिवीजन इज़ आवर रिवीजन सिस्टम। और उसके बाद मैराथन रिवीजन भी हमने अभी तक तो यूट्यूब पर डाला हुआ है, बाद में पता नहीं उतार लेंगे, तो अगर आप फ़ायदा लेना चाहते हैं तो अभी उसको भी कर सकते हैं। वो 11+1 डे रिवीजन सिस्टम को करने के बाद किया जाएगा, एंड दैट इज़ बेसिकली फोकस्ड ऑन लास्ट डे रिवीजन। अगर आप चाहो तो उससे बस लास्ट डे का रिवीजन कर सकते हो। मतलब एक बार आपको साथ साथ वीडियो देखते देखते ही पूरा सिलेबस रिवाइज हो जाएगा। और कुछ तो मैं देख ही रहा हूँ लास्ट 2 टर्म से ओल्ड सिलेबस का एक आध कुछ आ रहा है, बट उसको लेके ये नहीं सोचना है कि हम ओल्ड सिलेबस का हज़ारों सम को करने लग जाएं। और कोई नहीं जानता कौन सा आएगा। कंसेप्ट पे ग्रिप रखें और ऊपर वाले पे छोड़ के फेथ रख के आप आगे बढ़ जाएं और अपने कॉन्शियंस को यूज़ करते हुए एग्ज़ाम पेपर दें। हमेशा एक रिकमेंडेशन देता हूँ मैं यूजुअली स्टूडेंट्स को कि बिफोर गिविंग एग्ज़ाम आपके जो पास्ट पेपर एग्ज़ाम है, नवंबर में अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हैं तो May 22, December 21, जुलाई 21, ऐसा 3 पेपर पूरा 100 मार्क का बैठ के सॉल्व करें और देखिए कितना घंटा लगता है। मतलब ऐसा नहीं कि 3 घंटा सॉल्व करें, 100 मार्क का सॉल्व करें। हो सकता है पहला पेपर करेंगे 3.5 घंटा लगेगा, दूसरा पेपर करेंगे 3.25 लगेगा, तीसरा पेपर में देखिए 3 घंटा में 100 मार्क का कैसे किया जा सकता है। तो करने से ही आपको समझ में आएगा कि कौन सा कहाँ से आ जा रहा है, क्या चीज़ क्लाइंट ट्विस्ट हो रहा है, क्या चीज़ नया ऐड कर दे रहा है, ऐसे ही समझ में आएगा। ठीक है, चलो थोड़ा लंबा हो जाता है मेरा क्लास, मेरे को मालूम है, लेकिन मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि सारे एस्पेक्ट्स आपके साथ कवर कर दूँ। ऐसे ही कहाँ मौका मिलता है आपसे उतना बात करने का। चलिए तब तक ध्यान रखिए, बाय बाय।